होंगे तो भगवान ही जाने। तो मन बना लिया लड़ने का तो लड़ना ही है चुनाव। तो अभी देख लीजिए खंडरावली में क्या हुआ, आप देख लीजिए मेरी विधानसभा क्षेत्र के गांव जसाला में क्या हुआ। कोई ऐसा थोड़ी है कि हमने 2002 के बाद 2027 में 25 साल में कुछ काम नहीं करा। हम तो 25 साल से काम कर ही रहे हैं कि हम ही रहेंगे। जनता ने 10 साल भाजपा की सरकार को देख लिया, कह रहा भाजपा का जनाधार खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं। किसी ने देखा पेड़ खाते हुए, किसी ने देखा 20 ले जाते हुए। मेरे फादर पूर्व विधायक है, मैं गन्ना युक्त का आज एक एप्लीकेशन लगाता हूँ कि साहब मेरे को ये बता दो कि 30 जून तक किस शुगर मिल ने कितना पेमेंट अब तक का कराया पिछले 10 साल में, डेटा मिलने नहीं। शामली विधानसभा को क्या नई चीज देना चाहेंगे आप? एक मेडिकल कॉलेज इसका। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत है आप सभी का गांव गुहान में। 2027 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो चुनावी हलचल है हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर नगर में तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से पूरे देश की नींव रखी जाती है, यहीं से राजनीति शुरू होती है और यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, आज हम उन कारणों पर बात नहीं करेंगे, लेकिन 2027 के चुनाव में कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में अपना नाम रखती हैं। उसमें कैरना भी है और शामली भी है। और शामली एक ऐसा जिला है जो 2013 के बाद सुर्खियों में रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेक्युलर सोच के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक तरफी बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वो अलग अलग टॉपिक पर अपनी अच्छी राय भी रखना जानते हैं। 2027 के चुनाव नजदीक हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन लोगों से बात करें जो चुनावी मैदान में हैं और जो कोशिश कर रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधि बनकर क्षेत्र की सेवा करें। यहाँ एक नाम ऐसा है जो मैं पिछले जहाँ भी मैं जाता हूँ, क्षेत्र में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, वहाँ मुझे हर जगह उनके पोस्टर, उनके बैनर, उनके हर चीज़ जो भी काम कर रहे हैं। कांधला में भी इन्होंने काम कर दिया, उसके लिए हम कल एक वीडियो बनाएंगे और आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जब मैं पूछ रहा था, क्षेत्र में जाकर देख रहा था, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रखी। क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, क्या कौन उन समस्याओं को दूर कर सकता है। तो मैंने लोगों से बात की, वो कह रहे थे कि इस तरह कोई लड़का आया है नया, समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहा है, अगर वो मैदान में आ जाते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। अखिल बंसल जी हमारे साथ में है और ये परिचय के कोई मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है, इनके पिताजी राजेश्वर बंसल जी उस समय विधायक बने जब लोगों को पता भी नहीं था राजनीति क्या चीज होती है। 88 से 92 तक वो विधायक रहे, ऐसी सीट पर जीते जिस पर आप सोच भी नहीं सकते, यानी कि कैराना। और किसको हराया? स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह जी को। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो कांग्रेस से थे और फिर भी हरा दिया। गढ़ में जाकर किसी को हराना बहुत बड़ी बात होती है। तो अखिल भाई आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। चुनाव नजदीक आ गए हैं, अब भागा दौड़ शुरू होगी आपकी। भाई ये तो सरकार जाने, भाजपा की सरकार है, नजदीक आए या दूर आए। कोई कहे जी दिवाली के बाद होंगे, कोई कहे जी अर्धकुंभ के बाद होंगे, तो भगवान ही जाने। तो मन बना लिया लड़ने का तो लड़ना ही है चुनाव। तो क्या लग रहा है आपको, क्या प्रदेश में कानूनी व्यवस्था, किसान, मजदूर सब ठीक है? आपको लगता है सब ठीक है? हमारे हिसाब से तो कुछ भी ठीक नहीं है। इस वजह से नहीं हम विपक्ष के हैं। आप किसी से भी बात कीजिए, आपने मुद्दा उठाया कानून व्यवस्था का, आप देख लीजिए, अपनी क्षेत्र की बात कर लीजिए। अभी देख लीजिए खंडरावली में क्या हुआ, आप देख लीजिए मेरी विधानसभा क्षेत्र के गांव जसाला में क्या हुआ। ये सब मुद्दे तो आपके सामने हैं। किसान तो, जो स्थिति किसान की पहले थी अब भी वही है। गन्ने का पेमेंट ना पहले था ना अब है। इस सरकार में भी जिसने सॉफ्ट लोन भी दे दिया, जिसने पैकेज भी निकाल दिया, फिर भी डीएम साहब को मीटिंग करके समीक्षा करनी पड़ रही है कि साहब कितना पेमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ। तो बताओ क्या है किसान का? आय दुगनी कर रही थी सेंट्रल की सरकार, हमें तो कोई किसान आज तक ऐसा मिला नहीं खुश होता हुआ कि साहब मेरी आय दुगनी हो गई। तो सब त्रस्त है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, सब त्रस्त हैं और हर तरीके से त्रस्त है। तो आपको क्या लगता है, क्या अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, जितने भी जो आप पेपर लीक की देख लीजिए, पेपर किस तरीके से लीक, क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और सारी ये जो इतनी समस्याएं हैं दूर हो पाएंगी? देखिए 100% समस्या कोई नहीं दूर कर सकता, ये तो केवल भगवान के हाथ में जी। एक कोशिश होती है। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की हमेशा कोशिश रही है और हमेशा उन्होंने अपनी कोशिश को कारागार भी करने की कोशिश की है कि चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो किसान की फील्ड हो, चाहे वो कोई और फील्ड हो, उसमें पूरा प्रयास किया जाए। चाहे वो डेवलपमेंट की फील्ड हो और हर तरीके से रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करते हुए उसका बेनिफिट आम जनता को पहुंचाया जाए।
तो उम्मीद है कि 27 में अगर सरकार आई उसी तरीके से उनके विजन में सरकार चलेगी, उन्हीं के सानिध्य में चलेगी और ज्यादा से ज्यादा काम होगा। अच्छा, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो इतना आपके बारे में नहीं खोज पाया, लेकिन आपके पिताजी एक बड़ा नाम शामली जिले में रखते हैं, बल्कि दूर दूर तक उनका नाम है। 3 बार वो चेयरमैन रहे, नगर पालिका के विधायक रहे हैं, बड़ा नाम है। तो आपको लगता है कि चुनाव में आपके पिताजी के नाम का भी असर होगा? देखिए, पहला चुनाव कोई भी पॉलिटिकल डायनेस्टी में या परिवारवाद में कोई भी पहला चुनाव जब कोई नया बच्चा लड़ता है वो हमेशा अपने बड़ों के नाम पर लड़ता है। हमेशा। मैं भी ये जो चुनाव लड़ रहा हूँ मैं अपने बड़ों के नाम पे लड़ रहा हूँ, क्षेत्र वाइज और स्टेट वाइज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बैनर के नीचे लड़ना चाह रहा हूँ। जो अगला चुनाव में लड़ूंगा, अगर मैं 2027 में कामयाब हुआ, अब पार्टी को मेरा काम 2027 से 32 तक पसंद आया, अब 32 में उन्होंने मेरे को दोबारा टिकट दिया, वो मैं अपने नाम पे लड़ूंगा। तो मेरा जो पहला चुनाव है 27 वाला, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर भरोसा करा तो ये तो मेरा लोकल लेवल पे मेरे पिताजी के नाम पे ही लड़ा जाएगा और लड़ा भी जाना चाहिए। कैसा लग रहा है आपको जब आप क्षेत्र में घूम रहे हैं? क्या लगता है आपको? अच्छा लग रहा है, बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है लोगों का, खूब दोनों हाथों से दिल खोल के बाहें खोल के प्यार मिल रहा है। तो उम्मीद है मुझे कि अगर पार्टी ने भरोसा किया, टिकट दिया, तो विधानसभा जाऊंगा। हमारे परिवार का इतिहास रहा है, हमने पहले भी लोगों की सेवा करी है, आगे भी करेंगे। सेवा की भी बहुत सारी चीज देख रहा था आपने, कोचिंग सेंटर फ्री चलवा रखे हैं, रसोई घर आपके चले हुए हैं, कांदला में भी आपने एक ऐसा कार्य कर दिया जो सरकार नहीं कर पाई, बिना सरकार के ही कर दिया। और भी बहुत सारे काम है इस तरह के जो मैं देख रहा था, जो आपके पिताजी ने शुरू कर रखे हैं। आप क्या उनको निरंतर जारी रखेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, विधायक बनना, जनप्रतिनिधि बनना एक अलग चीज है। ये कार्य हमारे लिए कोई नए कार्य नहीं है। ये तो मान लीजिए आप शामली में अपने घर आश्रम की स्थापना है, चाहे वो अपनी रसोई की स्थापना है, चाहे वो बीपीएल वाले लोगों को मकान देने की बात है, चाहे कोचिंग सेंटर की आपने बात की, चाहे राशन वितरण स्कीम है। ये स्कीमें हमारी 10-10, 12-12 साल से चल रही है। चुनाव तो हमने इस साल लड़ने की सोची है। हमने आखिरी विधायकी का चुनाव 2002 में लड़ा था। कोई ऐसा थोड़ी है कि हमने 2002 के बाद 2027 में 25 साल में कुछ काम नहीं करा। हम तो 25 साल से काम कर ही रहे हैं और ये काम अलग है। ये काम तो हमारे चलते ही रहेंगे। हम विधायक बने ना बने, चुनाव लड़े ना लड़े, जो हमारे जनसेवा के काम है चलते रहेंगे। अच्छा, मैं देख रहा था 2022 में यहाँ से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से प्रसन्न चौधरी विधायक बने, 7,107 वोट उनको मिले थे। जी। उससे पहले कि अगर देखे तो तेजेंद्र नीरवाल जी जीते थे, 30,000 वोटों से लगभग वो जीते थे। भारी मात्रा में वोट माना जाता है। जी। दोनों बार ये समझ लीजिए, क्योंकि अब आरएलडी बीजेपी के साथ है, तो मान लीजिए दोनों जो चुनाव है बीजेपी यहाँ पर जीती है। जी। तो अब समाजवादी 2027 में किस तरीके से आप देखते हैं कि मजबूत स्थिति में नजर आएगी? देखो, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी, और हर एक को अलग अलग तरीके से समझने वाले फैक्टर हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग के हिसाब से बात करो, व्यापारी व्यापार के लिए त्रस्त है, वो उस हिसाब से वोट करने की सोच रहा है। किसान अपने पेमेंट को लेके, फसलों के रेट को लेके, यूरिया के रेट को लेके त्रस्त है, वो उस हिसाब से वोट करने की सोच रहा है। कुछ लोग रोजगार को लेके त्रस्त हैं, वो उस हिसाब से वोट करने की सोच रहे हैं। कुछ लोग क्राइम रेट को देखते हैं। तो हर एक का वोटिंग फैक्टर और हर एक का वोटिंग पैटर्न अलग है। और कुछ भी हो, आप एक परिवार में रहते हैं, मैं एक परिवार में रहता हूँ। देखिए, अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई सरकार ये सोच के चले कि हम ही रहेंगे या हमारे नाम पट्टा लिखा गया जनता का 99 साल का, कुछ नहीं है। ये जनता है, उठाती भी और गिराती भी। कोई जनता का मालिक नहीं है। हर जनप्रतिनिधि जनता का सेवक है, जनता का नौकर है। और जितनी जल्दी जनप्रतिनिधि इस बात को समझ लेगा, उतना ईजी उसका काम करने का तरीका हो जाएगा। आप एक घर में अपने एक एम्प्लॉय रखते हैं, चाहे 20,000 का रखते हैं, 25,000 का रखते हैं, 30,000 का रखते हैं, 35,000 का रखते हैं। अगर वो आपको डिलीवर नहीं करेगा, आप उसका भी हिसाब कर दोगे किसी भी दिन बुला के, 15 दिन का, 20 दिन का नोटिस देते हैं। सेम बिल्कुल स्ट्रैटेजी, सेम बिल्कुल रिश्ता जनता और जनप्रतिनिधि का है। जनता ने 10 साल भाजपा की सरकार को देख लिया और वो जिस भी मुद्दों पे बनी थी, चाहे वो धर्म के मुद्दों पे बनी थी, चाहे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से बनी थी, किसी भी वजह से बनी थी, 9 साल दे दिए, 10 साल स्टेट में दे दिए, 12-13 साल सेंट्रल में दे दिए। अब आप किसी भी सड़क चलते हुए आम आदमी से लेके देश के खास आदमी तक बात करोगे और उसके परिवार में 5 जने हैं, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर उन्होंने पिछले 10 सालों में पांचों की पांचों वोट भाजपा को दी होंगी, इस टाइम 4 खिलाफ हैं, 1 भाजपा के मार्फत हो सकती है।
मैं ये नहीं कह रहा भाजपा का जनाधार खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं है भाजपा का जनाधार, लेकिन हर आदमी परेशान है, एंड एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ चेंज, एवरीबडी। और यूपी में केवल एक ऑप्शन है चेंज का, एक साफ चेहरा, एक क्लियर चेहरा, एक सुंदर चेहरा, एक सौम्य चेहरा, वो है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। जो कहते हैं वो करते हैं, और जो वादा करेंगे वो डिलीवर करेंगे, और उसका सबूत है जो उन्होंने 5 साल में डेवलपमेंट का काम बागपत से लेकर सोनभद्र तक किया है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि जो इस हाईवे के पेड़ थे अखिलेश यादव जी को खा गए, टोंटी चोर हैं। अरे भाई, कहने को तो मैं बहुत कुछ कह लूं, दिखा दो ना, मान जाएंगे हम। अब लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई आदरणीय टिन्नू यादव जी हैं, 900 कॉल हुई हैं, लॉर्ड क्या ही तो रे भाई, उनकी तो सरकार है, कॉल रिकॉर्ड दिखाओ, 900 कॉल का कहां है? आप न्यायपालिका के पास जाते हो अनिरुद्ध जी, न्यायपालिका भी सबूत मांगती है, सबूत पेश करो, हम बात मान जाएंगे उनकी। किसी ने देखा पेड़ खाते हुए, किसी ने देखा 20 ले आते हुए, कहने को तो भाई कुछ ही कहने लगो। आज लोग कहते हैं नेहरू जी ने ये कर दिया, नेहरू जी ने वो कर दिया, नू नहीं दिखता। एम्स और IIM किसकी देना है? आज मैं कुमार विश्वास साहब का एक साइनोप्सिस देख रहा था, उसमें कुमार विश्वास साहब जो बीजेपी के बहुत करीबी हैं, उन्होंने ये बात कही कि नेहरू को कहना बहुत आसान है। आज भाई जिन IIT पे, जिन पार्लियामेंटों में बैठ के आप पार्लियामेंट चला रहे हो, जिन भवनों में आप बैठे हो, किसकी देना है? सब नेहरू सरकार की, सब कांग्रेस सरकार की देना है। तो खिलाफ बोलना तो बहुत आसान है, प्रूव करके बोलो ना, हाथ में सबूत लेके बोलो। अगर हिम्मत है, NCRB की रिपोर्ट आप दिखाओ पब्लिक को। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में NCRB की रिपोर्ट पेश की थी, आपने भी देखा होगा जी। तो NCRB की रिपोर्ट आप भेजो ना पब्लिक को, पब्लिक बता देगी। आंकड़े तो आते ही नहीं है, आंकड़े छिपे में हैं, आंकड़े दिए नहीं जाते आम पब्लिक को। मैं आपको बहुत छोटा सा किस्सा बताता हूं, मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था। आज आप एज अ आम आदमी, एज ए जनप्रतिनिधि में इस बात को बोल रहा हूं, एग्जैक्ट लाइन मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोली थी। मेरे फादर पूर्व विधायक है, मैं गन्ना आयुक्त का आज एक एप्लीकेशन लगाता हूं कि साहब मेरे को ये बता दो कि 30 जून तक किस शुगर मिल ने कितना पेमेंट अब तक का कराया पिछले 10 साल में। डेटा मिलने नहीं, क्यों जी, क्यों नहीं मिलने का डेटा? कहीं तो कुछ ना कुछ घोच है, तो आंकड़े नहीं मिल रहे तो कैसे काम चलेगा? इल्जाम लगाना बहुत आसान है, प्रूव करो, सबूत लाओ, तब मानूंगा भाई बात को। अच्छा, यहाँ पे जो आप चुनाव लड़ेंगे जी, आपके सामने हो सकता है प्रसन्न चौधरी आए जी, उनके साथ तेजेंद्र अग्रवाल हैं जी, बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी में, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो उनका नाम है जी, वीरेंद्र सिंह जी। जी, उनके साथ मनीष चौहान भी होंगे। जी, बहुत जनाधार है, बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में, संघ उनके साथ है जी, तो क्या आप अकेले, क्योंकि कांग्रेस की तो यहाँ इतना नाम नहीं है जी, तो आपको लगता है कि आप अकेले इन सबसे टक्कर ले पाएंगे? मैं अकेला कहाँ हूं? किसने कह दिया मैं अकेला? मेरे साथ जनता है, मेरे साथ मेरे लोग हैं, मेरे साथ मेरे 2,80,000 वोटर हैं, मेरे साथ मेरे पिताजी का करा हुआ काम है, मेरे साथ मेरे महादेव का आशीर्वाद है, मेरे साथ अल्लाह मियां की दुआएं हैं, लाखों लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं क्षेत्र के। कौन कह रहा है मैं अकेला? मैं जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूं। एक रेला है, एक रेला है। मैं उठाने को अपना इलेक्शन आज उठा दूं। आपने एक बात कही इस इंटरव्यू के शुरू में कि आप गांव गुहान में जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, लोग मेरे बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ तो मेरे में अच्छाई होगी, कुछ तो मेरे कामों में साक्षरता होगी, कुछ तो मेरे कामों में सत्यापन होगा, जो कि लोग मेरे लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे परिवार के लिए पॉजिटिव बोल रहे हैं। वही चीज मेरे साथ है, और मुझे क्या चाहिए? कोई नंबर 2 का काम मैं करता नहीं, कोई नंबर 2 का काम मुझे करना नहीं। हमने पहले भी बिल्कुल ईमानदारी से 4 टर्म हम नगर पालिका में रह लिए, 3 बार मेरे पिताजी रह लिए, 1 बार मेरी मदर रह ली, 1 बार मेरे विधायक, 1 बार मेरे फादर 1.5-2 साल विधायक रह लिए। टेक्निकली हमारी तो भैया 22 साल का राजनीतिक जीवन है। इस 22 साल में कोई मेरे परिवार पे 1 रुपए का लांछन लगा दे, ना पहले लगा सका ना आगे लगा सकता है। मेरे पे तो अपनी परिवार की ईमानदारी की धरोहर है, वो मेरे साथ है, इसी वजह से मेरे लोग मेरे साथ हैं। पर ये तो मुकाबला है, ये तो भगवान राम भी भाई जंगलों में रहते हुए लंका नरेश से लड़े थे। ये तो मुकाबला है, किसी का किसी से भी हो सकता है। कमजोर का ठाड़े से, ठाड़े का बहुत कमजोर से। ये तो लड़ाई है, जब लड़नी है तो लड़नी है, तो डरना किस बात का? जो होगा देखेंगे तभी। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे हैं जो जनता के सवाल हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो जिले में नहीं हो पाए जी, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? बहुत सारे काम है, बलवा गेट का मामला है, बनत का मामला है,
शामली में कुछ नहीं हुआ है, आप देख रहे होंगे सिटी ग्रीन के सामने, मैंने भी उसकी कई वीडियो बना ली, गंदगी जो कि तू है। कई गांव ऐसे हैं जो घुटनों तक पानी है, लोग मजबूर हो गए हैं घर के सामने धान लगाने पे। क्या करना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उन्हें हम इकट्ठी कर रहे हैं। अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम आज कह दें ना हमारे पास ऐसा कोई फंड है कि भाई हम उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दें, ना ही सरकार उसे अलाउ करेगी। तो कांडला में भी एक मैटर हुआ है, मैं कल बता दूंगा, आपने कहा उसके बारे में कल रील बनाई, कल बता दूंगा, आज कहोगे मैं आज बता दूंगा। अगर हमें ऊपर वाले ने ताकत दी और हम सरकार में आए, हम विधायक बने और हमारी सरकार आई, मैं आज आपके मंच के माध्यम से बात कह रहा हूं, कोई गली, कोई सड़क, चाहे वो गांव की हो, चाहे वो शामली नगर की हो, चाहे वो कांडला नगर की हो, मैं बात कर रहा हूं बनत से लेके गंगेरू तक की, कच्ची नहीं बचेगी। हम सब पक्की करा के देंगे, चाहे वो इंटरलॉक के माध्यम से हो, चाहे वो खड़ंजे के माध्यम से हो, चाहे वो हॉट मिक्स के माध्यम से हो। देखिए, हमारे परिवार का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जितना पब्लिक फंड हमें ऊपर से मिला है हमने उसे 100% पूरी ईमानदारी से लगाया। ऐसा नहीं है कि अब क्या हम विधायक बन जाएंगे तो हमारी कुछ सोच बदल जाएगी, जितना हमें मिलेगा उतना पब्लिक फंड 100% पब्लिक के लिए लगेगा, 100% लगेगा। और जहां स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जैसे आप बता रहे हो कि कोई सड़क ऐसी है कि घुटनों घुटनों पानी पर, वो हम 99.9% बनने के एक हफ्ते के अंदर अंदर इनिशिएट करा देंगे। मुद्दा कोई नहीं बचा, एक हफ्ते में ही। हमें क्या करना है, एक बात तो बताओ, हमें क्या करना पब्लिक फंड घर में रख के? हम उन्हें कागजों में रख के पड़ा रहता है। आज की तारीख में आप जैसे मीडिया वाले भाई लोगों के वो निकालते हैं रिपोर्ट कार्ड कि साहब 5 करोड़ रुपया मिला था सन 2024-25 का, वो अब तक लगा नहीं। हम उसे कागजों में रख के करेंगे क्या? इससे बढ़िया लगाओ, आम आदमी को सहूलियत भी मिलेगी। बताओ, सड़क बनेगी उस पर कौन चलेगा? बताओ आप, इंटरलॉकिंग लगेगी उस पर कौन चलेगा? शामली विधानसभा को क्या नई चीज देना चाहेंगे आप? एक मेडिकल कॉलेज, इसका वादा है मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अगर सरकार आई पहले कैबिनेट में पास करवा के लाऊंगा, विधायक बनूं या ना बनूं। ये सब सारे काम बनते ही, सड़कें पक्की बनते ही विद्यालय, ऐसा तो नहीं कि हवा वही बातें हों, क्योंकि लोगों ने बहुत वादे किए हैं शामली की जनता से। 22 साल काम भी तो करके दिया हमने, कोई नए थोड़ी हैं, क्योंकि सोचना पड़ेगा इन चीजों के लिए, या हमें काम नहीं करना आता। दिखाएंगे आप जनता को? दिखा देंगे, 22 साल भी दिखाया ही है। जो आपके पिताजी ने काम किए हैं जिस तरीके से, खरे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। सब कुछ उन्हीं के सानिध्य में होगा, मैं देख रहा हूँ, सब कुछ उन्हीं के सानिध्य में होगा, उन्हीं के मापदंडों पे होगा, 100% कमीशन फ्री होगा। अच्छा, मैं देखा हूँ, मैंने कुछ गांवों में देखा हूँ मैं, और बच्चे जो हैं हाईवे पे या फिर ऐसी जगह रनिंग कर रहे हैं जहाँ एक्सीडेंट के बहुत खतरे हैं जी। बहुत सारी जगह एक्सीडेंट हुए भी हैं, कुछ डेथ भी हुई है जी। क्या करना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, जो मुझे पता है, यहाँ पे एक स्टेडियम है डेडिकेटेड ट्रैक्स, बात करेंगे हम सरकार से कि भाई आप क्लस्टर बना के 5-5, 6-6, 7-7 गाँव हो गए, एक मिनी स्टेडियम या आप डेडिकेटेड ट्रैक दीजिए। हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं जिनका फोकस थोड़ा पुलिस में, आर्मी में, CISF की तरफ, BSF की तरफ रहता है, तो वो तैयारी करते हैं। ये मैंने देखा हमारे क्षेत्रों में, हरियाणा में, वो सुबह शाम रनिंग करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि 5-5, 6-6 गाँवों का क्लस्टर बन के उन्हें एक स्टेट लेवल को एक ट्रैक दिया जाए, जिसमें वो अपनी तैयारी कर ले, जिससे उन्हें सड़क पर ना भागना दौड़ना पड़े, क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही है। हाँ, अच्छा, चुनाव नजदीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा नाम है इकरा हसन जी। क्या कितना प्रभावित चुनाव को कर सकती हैं आपके साथ? क्योंकि आप भी समाजवादी में, वो भी समाजवादी में, साथ तो दिखाना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कितना प्रभावित कर पाएंगी जनता को? क्योंकि जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया पर क्षेत्र में जाकर देख रहा हूँ, कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं कि इकरा हसन जी हमारे बीच नहीं आई, ये भी ऐसे ही है, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा आ रही हैं, उनको टैग कर करके लिख रहे हैं लोग, उधर नकुड़ से वीडियो आ रहे हैं। इस बात के दो पहलू हैं जी। पहली बात, इकरा हसन एक व्यक्ति नहीं, इकरा हसन एक सोच है, इकरा हसन एक आदर्श है। उस बिटिया ने, मैं उसे बिटिया बुलाऊंगा, मेरे से कम 18-19 साल वो छोटी होंगी। क्या एज होगी इकरा जी की? 28-29 साल, 30 साल, मेरी उम्र 46 साल। उस बिटिया ने अपने दम पे एक भाजपा जैसी पार्टी के खिलाफ एक लोकसभा जीती, और वो अब एक सोच में तब्दील हो गई है, और खासकर फीमेल कम्युनिटी की जितनी भी एस्पायरिंग फीमेल्स हैं 14 साल से लेके 40 साल तक की, वो इकरा हसन को एक लाइव एग्जाम्पल की तरह देख के चलती हैं।
कि जब एक 26 साल की लड़की सबसे कम उम्र की सांसद और इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमा सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जहां तक बात है शिकायत वाली, भाई बहुत बड़ा लोकसभा का क्षेत्र है, बहुत बड़ा, किराना से लेके सहारनपुर तक का। आप दूसरे लोकसभा के क्षेत्र देखो, चाहे वो बागपत देखो, चाहे मुजफ्फरनगर देखो, चाहे मेरठ देखो, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट के 2 डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट भी 2-2 3-3 लगते हैं, 2 कमिश्नरी लगती हैं, एक मेरठ एक सहारनपुर। बहुत बड़ा क्षेत्र है और हर आदमी को पॉलिटिक्स में सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल काम है। ये तो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं आप अनिरुद्ध बाबू। घर में 6 सदस्य हों, घर का मुखिया 6 के 6 सदस्यों की हर मांग पूरी नहीं कर सकता, हर एक चीज सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ये चीज लोगों को समझनी चाहिए। वो पार्टी का भी काम देख रही हैं, वो संसदीय कार्य समिति का भी काम देख रही हैं, और जनता के बीच में भी हफ्ते में 5 दिन दे रही हैं, और विपक्ष में रह के इतना समय दे रही हैं। तो ये बात लोगों को देखनी चाहिए, थोड़ी सब्र रखनी चाहिए। सरकार आ जाएगी। हमने इनके पिताजी को काम करते हुए देखा जब सरकार आ गई थी, मनोहर हसन जी को। सरकार आ जाएगी, देसी भाषा में कह रहा, बहुत देसी में, शामली मुजफ्फरनगर में धुआं उठा देगी। लोग फिर ये कहते हैं कानूनी व्यवस्था बड़ी कमजोर थी, शाम के समय 7 बजते ही कांदला से जाना, या तो कांदला में रहना पड़ता था, या फिर 4 लोग लेने के लिए बस स्टैंड पे रेलवे स्टेशन पे आते थे। ये भी तो हालत थी ना। अरे भाई, पहले जब आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब कानवाई लगा करती थी। तब किसकी सरकार थी? ये जो इतने मर्डर होने लग रहे, इतने अपहरण होने लग रहे, रेप होने लग रहे, ये क्या सारे मारी में ही थे? अब नहीं होने लग रहे। अब तो सभी कुछ इन्हीं का है 10 साल से। बताओ, खंडरावली मर्डर हुआ, वो लड़का जियो के पंप पे तेल जलवान रुक गया, चाहे किसी भी वजह से था, चाहे रंजिश थी, चाहे मैं कहूँ अफेयर की रंजिश थी, जो भी था, हुआ या नहीं हुआ? बताओ, किडनैपिंग हो रही है नहीं हो रही? फिर आप बताओ। भाई, गोरखपुर में भाजपा के ही पार्षद प्रतिनिधि को घर में घुस के गोली मार दी, क्यों? तो फिर लोगों को दिखाई दे रही, लोग तो यही कहते हैं, मैं क्षेत्र में जाता हूँ कि भाई बड़ी शांति है, वो मौज है रही, यही सरकार रहनी चाहिए। नहीं पहले डांगर भी बिस्तर बांधने पड़े थे, अपने बिस्तर बांधना पड़ा था। भाई ऐसा है, लोग, चलो आपकी बात ऊंची कर दी, एक चीज से खुश हैं, चलो भाई ठीक है, निकल जा रात को। जहाँ और पार्टियों की सरकार है, क्या वहाँ लोग नहीं निकल रहे? आंध्रा में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहाँ लोग सुख शांति से नहीं निकल रहे? पंजाब में क्राइम हो रहा है क्या? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखो, ये फर्क होता है एक डेवलपमेंट और एक एजुकेशन का। पहले लोगों में अवेयरनेस बहुत कम थी, अब लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। अब मोबाइल का ज़माना आ गया। पहले इक्के दुक्के घरों में टीवी होता था। पहले जब आपको ध्यान हो, जब आप और हम छोटे थे, संडे को रामायण या महाभारत आती थी, पूरा गांव या पूरा मोहल्ला एक जना जिसके टीवी होता जी, सुबह खा पी के उसके पहुंच जाते, 8:30 बजे पे जगह नहीं मिलने की, बैठ के देख लो। बताओ, यही था या नहीं था जी? खबरें इसी तरह सुनी जाती। अब तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, एक भी नहीं, एक दो ले रहे। तो जागरूकता है, पहले जागरूकता है तो क्राइम रेट भी कम है। अब क्या है, आप जरा सी कोई बदतमीजी करे, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे आम आदमी, वीडियो डाल दो, एकदम वायरल हो जाएगी। तो चीजों के फर्क है। अब उस चीज को आप सरकार पे थोपने लगोगी, सरकार ने ये कर दिया साहब, सरकार ने कानून व्यवस्था कर दी। अगर सरकार ने कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी तो ये क्राइम हो क्यों रहे हैं? ये क्यों नहीं रुके? सरकार के सबसे 3 ऐसे मुद्दे बताओ जिस पर सरकार चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार। समाजवादी पार्टी हमेशा एकजुटता और डेवलपमेंट पे पहले भी चुनाव लड़ी थी, और अब भी एकजुटता और डेवलपमेंट पे ही लड़ेगी। काम उसने पहले भी किए हैं। लखनऊ में मेट्रो की पहल किसने करी? मैं कहूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर करी, अखिलेश जी ने करी। उसका उद्घाटन करा बीजेपी सरकार ने, कहती साहब हम लाए मेट्रो। अरे भाई, किसी भी आप लखनऊ वासी से जाके पूछो, कहना मेट्रो की कंस्ट्रक्शन किसके टाइम में हुई? अखिलेश जी के टाइम में हुई। एक्सप्रेसवे कौन लाया एक्सप्रेसवे? आगरा लखनऊ अखिलेश जी लाए। मैं परसों एक इंटरव्यू सुन रहा था अरुण सिंह जी का। अरुण सिंह जी क्लेम कर रहे हैं साहब एनएच का एक्सप्रेसवे है वो। अरे भाई, अगर एनएच का एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ वाला, तो आप क्यों 650 रुपये टोल के चार्ज कर रहे हो? क्यों आप उसे एनुअल पास में फ्री नहीं करते? भाजपा को तो इतनी जानकारी नहीं है व्यक्ति विशेष को कि जो एक्सप्रेसवे बना है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था या वो एनएच ने बनाया था। वो प्योर स्टेट गवर्नमेंट का एक्सप्रेसवे है। गोमती रिवर फ्रंट किसने बनाया? लैपटॉप किसने बांटे? बच्चों को मुफ्त शिक्षा किसने दी? सब अखिलेश जी ने। अखिलेश जी के जब प्रोजेक्ट बढ़ते गए, जलन हुई,
प्रोजेक्ट रोक दिया गया है। आज भी आप लखनऊ में देखो, JPNIC इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है, निपटा दिया बिल्कुल। अब सरकार आई है, अखिलेश से रिवैम्प करेंगे दोबारा। लोहिया पार्क किसने बनाया, बताओ आप। हर जिले में लैपटॉप किसने बांटे, ये सब अखिलेश यादव जी ने किया। जनता, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा, विकास के नाम पे टेस्टेड ट्राइड कैंडिडेट को, आपने हमारे पिता को 20-22 साल मौका दिया है, उसी तर्ज पे आप हमें भी मौका दें। और जो भी डेवलपमेंट होगा वो बिल्कुल ईमानदारी से होगा। हम केवल डेवलपमेंट करने की नीयत से आना चाहते हैं, और हमारी कोई नीयत नहीं है, ना ही हमें किसी को नीयत स्पष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे पास तो 22 साल का इतिहास है। आप वोट कीजिए, डेवलपमेंट के नाम पे वोट कीजिए, ईमानदारी से वोट कीजिए। एक दिन आप अपना मुझे दीजिए और फिर 5 साल मेरे से आप खूब काम लीजिए, यही मेरा जनता को संदेश है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमें, क्योंकि आज बहुत कम समय हमें मिला है, हम कोशिश करेंगे कि अगला जो हम इंटरव्यू करें वो कम से कम 40 से 45 मिनट का हो, और क्षेत्र की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी मेरे भी याद नहीं है, या फिर जनता हमें बता सकती है, तो हमें आपने कमेंट करना है ताकि मैं उन कमेंट को सभी को लिख लूं, और वो कौन सी समस्याएं हैं जो उनसे क्षेत्र जूझ रहा है। कुछ समस्याएं मेरे सामने बहुत बड़ी हैं, चाहे वो बलवा गेट की हो, बनत बाईपास की हो, शामली की समस्याएं हो, कुछ गाँवों की भी समस्याएं हैं, स्कूलों की समस्याएं हैं, कुछ जगह मास्टर नहीं है, वो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम किस तरीके से उनको पूरा करवा सकते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हमारे सामने आएगा, क्योंकि हमारा काम है उनसे सवाल करना, जनप्रतिनिधियों से, और उन कामों को कराने की कोशिश करना है। मैं आपसे एक और निवेदन ये करूंगा कि हर गांव में लगभग अंडरपास है, और खासकर जो रसूलपुर गुजरान, लोहरीपुर, ब्रह्मखेड़ा, जसाला, मीमला, सल्फा, ये कुछ गांव ऐसे हैं जो अंडरपास से ही होके आते हैं। जरा सी बूंद होती अंडरपास में पानी भर जाता है। तो आप ऐसा, हालांकि वो रेलवे का प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो सारी समस्या दूर हो सकती है। अभी भी सारे अंडरपासों में पानी है। वो समस्या मैं भी जब गांव क्षेत्र में जाता हूँ, उस समस्या मैं भी फेस करता हूँ। जी, मैं परसों तरसों बलवे गया था, तो मैंने उस समस्या फेस की थी कि वहाँ पानी भरा हुआ था। जी। वो आप बेफिक्र हो, वो समस्याएं हमारी प्रायोरिटी पे हैं अनिरुद्ध जी। देखिए, हम केवल जनता के काम के लिए हैं जी, ये राजनीति हमारा कोई व्यापार नहीं है। हम केवल अपनी एक लेगेसी है जिसे हम आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे पिताजी ने 22 साल काम किया, अब हम काम करना चाहते हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, भैया पब्लिक फंड में हमारा 0 इंटरेस्ट है, 0। हम CPWD की गाइडलाइंस पे, PWD की गाइडलाइंस पे हम बिल्कुल ईमानदारी से 100% पैसा जनता के बीच में लगाना चाहते हैं, जनता के कार्यों में लगाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो पैसा सरकार से चल के आता है उससे जनता को बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी मिले। हम एक ट्रस्ट चलाते हैं शामली जन सेवा समिति के नाम से, जितना हम काम उससे कर पा रहे हैं, जैसे स्कूलों में हम स्मार्ट क्लासेस लगवाना, जैसे सोलर लाइट्स का, जैसे पानी के कूलर्स का, पानी के टैंकर्स का, जो हम मैक्सिमम काम कर पा रहे हैं हम कर भी पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कल को विधायक बन जाएंगे तो हमारी NGO काम बंद कर देगी। NGO जितनी फंडिंग NGO के पास आज की तारीख में 5 से 7 करोड़ रुपए साल की है, वो प्लस एड ऑन सरकार का दिया, बस सब आप ही लोगों के बीच में लगना है, हम लोगों को लगाना ही है। तो इसलिए मेरी मदद कीजिए, एक बार मदद करो और 5 साल फिर मौज लो भाई, फिर 5 साल बाद दोबारा आऊंगा फिर मदद मांगने, भगवान ने चाहा तो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद, जय समाजवाद। जो साथी हमें देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि हम जो और भी जनप्रतिनिधि उनसे सवाल कर सकें, और जनता के जो मेन मुद्दे हैं उनको हम समाज के बीच, जनप्रतिनिधि के सामने और पूरे क्षेत्र में फैला सकें। जुड़े रहें गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।